आज श्रीमती इंदिरा गांधी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने यदि दुनिया का भूगोल न बदला होता, यदि पाकिस्तान के दो टुकड़े न किए होते, अलग बांग्लादेश नाम का एक देश न बनाया होता, तो शायद भारत आज बहुत बुरी हालत में होता। क्योंकि छोटे छोटे देश, नेपाल जैसा देश, मालदीव जैसा देश, ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमसे तमाम तरह के से हमें धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश हमारा आज सहयोगी बना हुआ है इन बुरी परिस्थितियों में, और नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अदानी को वहां का बिजली का ठेका दिलाते हैं, कोयले की सप्लाई दिलाते हैं, और न जाने क्या क्या दिलाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि बांग्लादेश न बना होता तो मोदी जी के मित्र को कितना नुकसान होता, और देश को क्या क्या होता कि हम दोनों तरफ से, इधर से भी हम पे हमला होता, उधर चीन से भी होता, और नेपाल जैसा होता, उधर श्रीलंका भी हमारे से। तो आज इस हालत में लाके देश को खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी का ही वो जज्बा था, सशक्त कंधे थे, सशक्त नेतृत्व था, जिसके बूते पाकिस्तान की औकात नहीं हो रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन बिलबिला रहे थे और धमकी दे रहे थे, हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं, 700वां बेड़ा भेज दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम बांग्लादेश बना के रहेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया, भूगोल बदल दिया। दुनिया का भूगोल बदलने वाली उस महिला को नमन करता हूं, उस सेना को नमन करता हूं जिसने विश्व युद्ध के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर कराया। 93,000 सैनिकों ने, मैं जनरल, अपने हथियार समर्पित किए, मत्था टेक के बैठे, घुटनों के बल बैठे। यह दशा भी हुई थी, उस दशा से भी हम वाकिफ, हम इस बात से भी वाकिफ हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, देश को सशक्त बनाया, राजे रजवाड़ों को औकात दिखाई, उनके पास से उनकी जितने सम्मान और प्रीवी पर्स और सब कुछ था बंद कर दिया। जो सूदखोरों के लिए बैंक बने हुए थे, उन बैंकों को भारत सरकार का बना करके जनता के बैंक बना दिए, आम जन के बैंक। यह जज्बा था श्रीमती इंदिरा गांधी का, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या से क्या बनाया था देश, और आज क्या बन गया है। आज चाइना हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, नेपाल हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, मालदीव हमारे सैनिकों को भगा देता है और हमसे समझौता तोड़ देता है, कनाडा हमें आंख दिखा रहा है, अपने दूतावास बंद कर देता है, वीजा सेंटर्स बंद कर देता है, और इसी तरीके से तमाम जगह से तमाम हो रहा है। अफगानिस्तान ने हमारे यहां से अपना दूतावास बंद कर दिया। इस तरह के हालात हो गए, अगल बगल चारों तरफ से हम इस हालत में। श्रीलंका चीन के पाले में बैठ गया है, नेपाल चीन के पाले में बैठ गया है, बर्मा चीन के पाले में बैठ गया है, जो सब हमें झुक कर सलाम करते थे। और उसके बाद हम कहते हैं विश्व गुरु। काहे का विश्व गुरु? किस बात का विश्व गुरु? भक्तों का, अंधों का, बहरों का? किसका है? या जाहिलों का, या जिनके दिमाग में गाय गोबर भरे हुए हैं उनका? बड़ी हंसी आती है ऐसे विश्व गुरु को देख के। बहरहाल, इस विश्व गुरु के राज में क्या हो रहा है? न देश सुरक्षित है, न देश की सीमाएं सुरक्षित है, न संसद सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न कोई सुरक्षित है, न न्यायपालिका सुरक्षित है। सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जब यह ब्रीच होता है, कोई राहुल गांधी से पूछता है कि संसद में जो है सुरक्षा चूक हुई, राहुल गांधी कहते हैं हां सुरक्षा चूक थी, लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि यह स्थिति हुई क्यों।
पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। क्यों उन बच्चों ने यह कदम उठाया? महंगाई, बेरोजगारी और जो समस्याएं हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और महंगाई का जिस तरीके से बोझ इस देश पर पड़ा है, वो सब हमें मजबूर कर रहा है, हमारे देश की यह हालत हो गई है। तो बच्चे इसलिए कर रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया, रिमांड पर हैं बच्चे, कि वो पहले तो वहां आत्मदाह करना चाहते थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, जिससे पूरे देश दुनिया का ध्यान आकर्षित हो, वो जाने कि इस देश के अंदर क्या हालात हो गए। मणिपुर जल रहा है, इतने दिनों से जल रहा है, बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहां रोज बरोज लाशें गिर रही हैं, हजारों हजार लाखों लाखों लोग जो हैं बेघर हुए पड़े हैं, कैंपों में जीवन जी रहे हैं। यह दशा है, दो टुकड़े हो गया है मणिपुर। और यह बात तो भारत सरकार ने भी मान ली। यह बात जब राहुल गांधी कह रहे थे तो बुरी लग रही थी, लेकिन अब संसद में भी मान लिया। यह हालत है, इतनी बेशर्मी के साथ। चुनाव के समय कहते थे कि वो टेलर कन्हैयालाल के हत्यारों को हम 24 घंटे में फांसी दिलाएंगे। अब तो सरकार बने कई दिन हो चुके हैं, और इसके बाद क्या किया है आपने? हंसी का पात्र बना दिया है, इस देश को हंसी का पात्र बना दिया है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की रिपोर्ट आई है कि अभी महीने डेढ़ महीने में जो महंगाई है 15% और बढ़ जाएगी, खाने पीने के सारे सामान के दाम बढ़ जाएंगे। इस तरह की स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो ध्यान को बटाने के लिए क्या किया जाता है? कहा जाता है धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, उनके यहां से 350 करोड़ रुपया मिला, और अब क्या है? उनके खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में तमाम सांसद जो है प्रदर्शन करते हैं गांधी प्रतिमा पर। अरे भाई, सीबीआई, ईडी सब कुछ आपके अंडर में। संसद में जब तमाम सारी चीजें होती हैं तो वहां पर हु करते हैं। कल्पना करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। और उसके बाद अब खबर आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा वो जो पैसा जब्त किया गया है वो वापस किया जाएगा। क्यों वापस किया जाएगा? काला धन है, क्यों वापस करेंगे? इसलिए वापस करेंगे क्योंकि वो नंबर 1 का है। मैं बार बार बताता चला आ रहा हूं कि जितना बरामद किया गया उससे बहुत ज्यादा का वो टैक्स देते हैं, उनका कारोबारी पैसा है। और अब तो धीरज प्रसाद साहू ने भी कह दिया, तो भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार आरोप लगाए गए कि ये काला धन है, कोई हिसाब किताब नहीं है, तो क्या पक्ष है आपका इसमें? ये काला धन है कि नहीं है? देखिए, अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग के पास हर बिजनेस जो है, इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहा है वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। हिसाब आप देंगे? हाँ, हिसाब। हाँ, देखिए, हम बिजनेस, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। मैं, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मैं राजनीति में 35 साल से हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी आपको जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, और मैंने जो भी जानकारी देना था दे दिया, और आगे जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि आप राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, इसीलिए आपका नाम ज्यादा लिया जा रहा है, तो क्या पार्टी से संबंध है या कुछ और? देखिए,
अब ये इनकम टैक्स का छापा है। अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इसका बारे में तो हमको नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये पैसा यदि आप किसी रिकॉर्ड में दिखा दीजिए कि मेरे से बरामद हुआ है, मुझसे तो कहीं कोई पैसा बरामद ही नहीं हुआ। मेरे परिवार का बिजनेस है, उस बिजनेस से पैसा बरामद हुआ, और जिनसे बरामद हुआ वहां पर वो जाने, वो हिसाब दे रहे हैं। इसका ना पार्टी से कोई लेना देना है, ना किसी और से लेना देना है। मैं कोई बिजनेस करता नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं जो हालात लगातार हैं, जो चीजें हैं, उन सब के बाद यही लगता है झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो। झूठ बोलने का धंधा बना रखा है हमारे प्रधानमंत्री ने। ना कुछ पता है ना कुछ। आज जब हम विजय दिवस मनाते हैं तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लेने से डरते हैं। यानी इतना डर है नेहरू गांधी परिवार का। लेकिन नफरत फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए हर तरह से नाम लिया जाएगा। उनके नाम पर अपनी नाकामी को थोपा जाएगा। जमीनें आप कब्जा कराएंगे देश की दूसरे देशों को, दलाली आप करेंगे, और उसके बाद में दोष नेहरू को देंगे। अब तो पूरा देश जान चुका है, जैसे ही कुछ होता है देश कहता है सारा दोष नेहरू का था। नेहरू ये देश ही नहीं बनाते, ये संभालते नहीं, तो साहब आरोप ही नहीं लगता। तो नेहरू पे आरोप लगाइए और खुश रहिए। सिर्फ 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 550 से अधिक ऑफिस अपने आलीशान 5 स्टार ऑफिसेस बना लिए, 7 स्टार होटल की तरह अपना राष्ट्रीय ऑफिस बना लिया है। और कांग्रेस पार्टी जो 138 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी की स्थिति क्या है? उसे अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए 138 रुपया का डोनेशन मांगना पड़ रहा है। 138 रुपया का। भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव में 10-20 हजार करोड़ रुपया खर्च कर देती है। आप इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और वो जो इतना खर्च कर देते हैं वो उन्हें भ्रष्ट कहते हैं जो 138 रुपए मांग रहे हैं। आप समझिए, इस तरह की स्थिति हो, आप उससे समझ सकते हैं कि क्या हालात है। काला धन के नाम पर झूठ बोला जाता है, नफरत फैलाई जाती है, लेकिन जब सच आता है सामने तो पता चलता है काला धन तो भाजपा और नरेंद्र मोदी के खास लोगों का ही है, किसी और का नहीं है। कांग्रेस के तो किसी एक व्यक्ति का आप नहीं निकाल सके। जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए उनका भी कुछ नहीं निकाल सके। जिन पे मुकदमे दर्ज किए उनका भी नहीं निकाल सके। और अपने लोगों का तो आप कुछ जांच करते नहीं, उन पे FIR दर्ज करते नहीं, चाहे सारी चीजें हो। इसी का नतीजा है राफेल की जांच के मामले में जब फ्रांस जांच कर रहा है उसको सहयोग करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सच सामने आ जाएगा तो साहब आपकी पोल खुल जाएगी कि चोर तो चौकीदार ही, तो चौकीदार ही चोर है। इस बात को साबित हो रहा है और ये चीज लगातार दिख रही है। हालात इतने हो गए कि जो महिलाओं की बचत का होता था पैसा, उसका भी अनुपात गिर गया है। महिलाएं आज इस हालत में आ गई हैं कि पैसे नहीं बचा पा रही हैं। यह दशा हिंदुस्तान की आपने कर दी है। दूसरी तरफ तमाम मेडिक्लेम कंपनियों को आपने तमाम बेनिफिट दिए और हालात ये हो गए हैं कि अब 80% कंपनियां हमारे देश के लोगों के इलाज का पैसा नहीं दे रही हैं। उनसे पूरा जो है फीस ले रही हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दे रही। लूट मची हुई है। इसी तरीके से किसान लोन का मामला है, जो किसान बीमा है उसमें भी यही हो रहा है। किसानों को उसका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इस तरह की दशा में जब देश हो तो सवाल उठना लाजमी है।
एक जगह नहीं, हर वर्ग को आप लूट रहे हैं, हर जात को लूट रहे हैं, हर धर्म को लूट रहे हैं। और जब आप ये पढ़ाते हैं कि किस तरीके से आप ये कर रहे हैं, आपने हर तरह से जो मारा है, देश को कमजोर किया है, बेरोजगार किया है, महंगाई और भ्रष्टाचार में ढकेला है, शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया है। इन सब स्थितियों में कोई कैसे पढ़े, कैसे करे? और बेटियों की दशा तो वो महिला जज बयां कर रही है, जिसके साथ में उसका अपना सीनियर जज कहता था आप मेरे पास आओ, रात मेरे पास रुको, और न जाने क्या क्या। और जब वो उसकी शिकायत करती तो उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। साल साल भर हाई कोर्ट उसको दावे रखता है, फिर सुप्रीम कोर्ट दावे रहता है, और फिर जब वो आत्महत्या करने की अनुमति मांगती है तब कहीं सुध आती है। तो यह दशा है, इसी तरीके की स्थिति है। आप देखिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की सरकार माफ कर देती है, लेकिन छोटे छोटे किसानों के हम वसूली के लिए उन्हें आत्महत्या के लिए विवश करती है। महाराष्ट्र में इसी तरह से हो रहा है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब अभी हाल का किस्सा है 2 ही दिन का, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ और एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो यह दशा आ गई, और यह दशा कहीं एक जगह नहीं है। रोजाना जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं वो दर्दनाक हालात पे को बयां करती हैं और होती हैं। आप एक पूंजीपति एक 30 साल की डॉक्टर के साथ में मुंबई में रेप करता है और उसकी वो FIR लिखाने के लिए धक्के खाती घूमती है, कोई नहीं करता है। ये पूंजीपति और कारपोरेट का कब्जा है। और जब वो फिर अंत में कोर्ट जाती है, कोर्ट से ऑर्डर लेके आती, तब कहीं FIR दर्ज होती, लेकिन उसकी भी जांच को कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, और मीडिया घराने उसकी एक खबर नहीं छापते। एक खबर, इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी कि मीडिया क्या हो गया है, सिर्फ गुलाम, सत्ता का, पूंजी का, पूंजीपतियों का, कारपोरेट का, यही स्थिति। और मीडिया को कब्जा कराने का जो पूरा खेल है वो भी हम देख ही रहे हैं। किस तरीके से रिलायंस ग्रुप ने सारे मीडिया चैनल्स ले लिए अंबानीज ने, और अब अदानी लगातार यही कर रहे हैं। पहले NDTV लिया, अब IANS को ले लिया, और उसको लेकर के सारे सबको सप्लाई करने का मटेरियल उसका काम होता है। तो यानी अब गोबर ज्ञान बांटा जाएगा, वही भेजा जाएगा। और इस तरह के खेल जब हो तो आपको समझना चाहिए, और यह खेल लगातार हो रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए सब खतरनाक है। क्योंकि अब और कोई रखवाला नहीं बचा, न सुप्रीम कोर्ट न कोई और। अब रखवाले या तो आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी हो सकती है, तीसरा तो और कोई नजर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम आप सब मिलकर बनते हैं। तो लोकतंत्र बचाना है तो सही मार्ग पे आना होगा, इस नफरत से बाहर होना होगा, झूठ को बेनकाब करना होगा, और जब झूठ बेनकाब होगा तभी कुछ हो सकता है। तो सोचिए, समझिए और करिए। जय हिंद।